हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस तैयारी। आज बहुत टाइम बाद मैं फिर से वापस आया हूँ क्योंकि कुछ छोटे मोटे कामों में मैं बिज़ी हो गया था। अभी हम आज बात करने वाले हैं, एक नई सीरीज़ के साथ मैं आया हूँ। तो हम बात करेंगे आज इंटरनेशनल लॉ के टॉपिक। एक है वॉर इन जनरल, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्या डेफिनेशन होती है इसकी, और उसके अलावा कुछ डेवलपमेंट्स की बात करेंगे जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुए, और उसके हम कुछ इफ़ेक्ट्स को जानेंगे, कैसे क्या हुआ, एंड रिसेंट वॉर्स जो हुई हैं हमारी कुछ, उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या होती है वॉर। तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही इजी और मैं कहूँगा सरल शब्दों में दी गई है। तो उसमें है सबसे पहला प्रोफेसर हॉल। इन्होंने बताया है कि जब दो राष्ट्रों के बीच में एक जो डिफरेंसेस होते हैं वो उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं कि उनको सुलझाने के लिए, समझाने के लिए दोनों में से कोई भी एक पार्टी, कोई भी एक स्टेट एक वायलेंट एक्शन यूज़ करता है दूसरे के अगेंस्ट, कब तक, ताकि जो दूसरा है वो उनकी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाए। यानी इन सिंपल कि एक दूसरे को इतना मजबूर कर देना बाय फोर्सफुली, बाय लाइक वायलेंट एक्शंस, कि वो आप एक दूसरे की बात को मानने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा प्रोफेसर हॉल ने कहा था। वहीं दूसरे जो थिंकर हैं, स्टडी थिंकर, उन्होंने स्टार्क हैं, उन्होंने क्या कहा कि वॉर का एक अल्टीमेट पर्पस होता है कि शांति की जो अपनी कंडीशन, यानी कि जिस कंडीशन को हम शांति मानते हैं उसे ही एक दूसरे राष्ट्र के ऊपर इम्पोज करना, थोप देना, या थोप देने के का जो कॉन्टेस्ट है, एक जो प्रतियोगिता है, जो एक दौड़ है, उसे ही इन्होंने वॉर कहा है। इन सिंपल, वॉर इन इट्स मोस्ट जनरली अंडरस्टूड सेंस was a contest two or more states primarily through their armed forces। अब देखिए इसमें बता कि चाहे वो सबसे पहला जो मेन होगा उसका वो क्या होगा, आर्म्ड फोर्सेस होगा, लेकिन उसका अल्टीमेट पर्पस क्या है? अल्टीमेट पर्पस सिर्फ इतना ही है कि अपनी कंडीशंस को, जो पीस की अपनी कंडीशंस है, उसको इम्पोज करना किसके ऊपर? दूसरे के ऊपर, जो अपना एनिमी है उसके ऊपर। वहीं फिर बात करते हैं हम प्रोफेसर ओपनहीम की। तो प्रोफेसर ओपनहीम जी कहते हैं कि द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ वॉर इज टू ओवरवेल्म द एनिमी एंड टू इम्पोज कंडीशंस अपॉन इट। यानी कि एनिमी को कंप्लीटली ओवरवेल्म कर देना और उसके ऊपर अपनी कंडीशंस जो हैं, अपनी जो कंडीशंस हैं उसके ऊपर थोप देना। तो ये हो गई बहुत ही बेसिक डेफिनेशन, और इसके बारे में बहुत सारी डेफिनेशन कही गई हैं कि अपने शत्रु को अपनी बात मनवाने का एक अल्टीमेट तरीका होता है। वहीं दूसरा है कि फॉरेन पॉलिसी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है इसको। और तो इस ऐसे बहुत सारे थॉट्स हैं इसके बारे में, बट हम आज बात कर रहे हैं कि हमारे इंटरनेशनल लॉ में कुछ ये थिंकर्स हैं जिन्होंने इसको इस तरीके से डिस्क्राइब किया है। अच्छा, अगर हम इसकी पुरानी डेफिनेशन की बात करें जो बहुत ही पुरानी है, तो वो है कि भाई जो वॉर है वो एक तरीके से एक कॉन्टेस्ट है, सिर्फ किसका? दो युद्धरत राष्ट्रों के बीच की आर्म्ड फोर्सेस का। ठीक है, ये है हमारी पुरानी डेफिनेशन कि भाई दो राष्ट्रों के बीच में एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, एक आर्म्ड रेबल चल रही है, जो वॉर चल रही है, वो एक कॉन्टेस्ट है दो राष्ट्रों के बीच का। लेकिन अभी में मॉडर्न वॉर में ये देखा गया है कि सिर्फ दो राष्ट्रों की जो आर्म्ड फोर्सेस है वही नहीं, बल्कि जो सिटीजन्स हैं, जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो कॉमन मैन जिसे हम कहते हैं, जो उस लड़ाई से उनका कोई लेना देना नहीं है डायरेक्टली, वो लोग भी उससे अफेक्टेड होते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल पूरा वर्ल्ड जानता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक हुआ था। इससे सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा जापान जो है तबाह हो गया था उस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से। तो ये सिर्फ अब एक हम आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं, युद्ध की बात करते हैं, वो अब आर्म्ड फोर्सेस तक ही लिमिटेड नहीं रह गया, बल्कि वो सिटीजन्स तक पहुंच चुका है। तो आगे बढ़ते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे कि कुछ डेवलपमेंट्स जो हुए हैं, कि वो कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे हुए हैं जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अपीयर हुए हैं। तो सबसे पहला है इसमें ग्रोथ ऑफ नंबर ऑफ कॉम्बेटेंट्स, यानी कि जो युद्ध करने वाले लोग हैं, जो योद्धा हैं, उनके नंबर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। यानी कि हर कंट्री ने अपनी आर्मीज़ बड़ी कर ली हैं, वो उनके डिफरेंट बटालियंस और उनको अलग अलग टुकड़ियों में मतलब डिवाइड किया गया है, और साथ ही साथ में उनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स भी दी जाने लगी हैं। तो ये एक
ग्रोथ हुई है, एक नया डेवलपमेंट अपीयर हुआ है। कब से? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। ऐसे कई सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। और वहीं उसके अलावा दूसरा अगर हम बात करते हैं तो ग्रोथ ऑफ नंबर ऑफ कॉम्बेटेंट्स इंगेज्ड इन वॉर प्रिपरेशन। अब देखिए, कॉम्बेटेंट्स एक हो गए जो युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और दूसरा हो गया कॉम्बेटेंट इंगेज इन वॉर प्रिपरेशन, यानी वो जो युद्ध की तैयारियों में लगे हुए हैं, जैसे बम बनाना, गोले बनाना, बंदूकें बनाना, रसद की पूर्ति करना, सड़कें बनाना, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है काम करने वाले लोग क्या हैं, वो इंगेज हैं उसमें, वॉर में। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ एरियल वॉरफेयर। आज हमने देखा है, हम देखते ही आ रहे हैं कि अब जो है एरियल वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से डेवलप कर रहा है, और डिफरेंट प्लेसेस पे ये यूज़ भी हो रहा है। जैसे हमने अभी रिसेंटली देखा था, इंडिया में भी हुआ था। इससे पहले अफगानिस्तान में यूएस ने कहा था ओवर द होराइजन अटैक की बात की थी। इससे पीछे हमने एक वॉर देखी थी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में, वहाँ पे भी हमें इसको देखने का, ये एरियल वॉरफेयर को देखने का पूरा हम उसको वहाँ देख सकते हैं बेसिकली। और तो ये एरियल वॉरफेयर अब एक नया डेवलपमेंट हुआ है। और वहीं साथ के साथ अगर हम बात करें इकोनॉमिक मेजर्स की, तो वर्ल्ड वॉर के बाद से जो इकोनॉमी है वो एक मेजर रोल प्ले करने लगी है बेसिकली, कि वॉर कैसे लड़ी जाएगी, कौन सी कंट्रीज़ के साथ लड़ सकते हैं हम, अगर लड़ रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों को, या हमारी इकोनॉमी कैसे इफेक्ट हो रही है उसको कैसे देखना है। आज अगर हम बात करें इंडिया और चाइना के बीच की जो हमारी एक कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन है या एक डिस्टर्बिंग कंडीशन है, तो उसमें इकोनॉमी जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है दोनों को एक फुल फ्लेज्ड वॉर में जाने के लिए। और वहीं फिर एक नेक्स्ट है द एडवेंट ऑफ टोटलिटेरियन स्टेट्स, यानी कि डिक्टेटर्स का, कुछ कंट्रीज़ ऐसे निकल के आई जो कि डिक्टेटरशिप के अंदर चली गई। जैसे हम बात करते हैं कोरिया में, और फिर इधर इससे पहले अगर और पुरानी बातें करें तो हिटलर भी एक डिक्टेटर ही था। तो ऐसे ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारे के सारे डेवलपमेंट्स वर्ल्ड वॉर 1 के बाद डेवलप हुए हैं। और आगे अगर हम डिस्कस करें इनको कुछ पॉइंट्स को, तो वो है सबसे अभी में जो हम बात करें अगर करंट टाइम में, तो एक नॉन वॉर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। हर कंट्री, हर नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट चल रहा है, कोई ना कोई रेस चल रही है। लेकिन हाँ, वो क्या है, वो एक वॉर की कंडीशन नहीं है, लेकिन वॉर की कंडीशन से कम भी नहीं है, यानी कि नीदर पीस नॉर वॉर। ये कंडीशन एक तरीके से है कि हम लाइक डायरेक्ट वॉर्स नहीं कर रहे हैं, सीधे कॉम्बैट में इंगेज नहीं हो रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ स्किर्मिशेस, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो डिस्टर्ब करते हैं कंट्री को, वो चलते ही आ रहे हैं। अच्छा, एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें कि अब तक, यानी कि 1945 से जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ उसके बाद से लेकर अब तक ऐसी कोई लीगल कंडीशन नहीं पैदा हुई है, नहीं आई है कि जिसको इंटरनेशनल रिलेशंस में एक वॉर का नाम दिया जाए। बेसिकली ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अब तक ऐसी कोई कंडीशन नहीं पैदा हुई है कि जिसमें जो है वॉर का नाम दिया गया हो, और ना ही यूएन का कोई ऐसा रोल आया है कि वो वॉर को कोई समझाने या सुलझाने में कुछ किया हो। और हमें ऐसा लगता है कि इन नियर फ्यूचर भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये एक तरीके से एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू है कि नियर फ्यूचर में ऐसी कोई वॉर लाइक कंडीशंस नहीं होने वाली हैं। लेकिन अगर हम बात करें, एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारा इसके बीच में ही कि लिमिटेड वॉर। तो लिमिटेड वॉर का मतलब होता है कि ये बहुत ही एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें ना तो वॉर डिक्लेयर की गई होती है, यानी कि एक तरीके से डिक्लेयर्ड वॉर नहीं होती है लिमिटेड वॉर, लेकिन इसके अंदर जैसे हम बात करें कि लिमिटेड ऑपरेशंस होते हैं, लिमिटेड वेपन्स एम्प्लॉयड होते हैं, और लिमिटेड टारगेट्स को इंगेज किया जाता है। बहुत ही लिमिटेड चीज़ें होती हैं लिमिटेड वॉर के अंदर, और इन्हें हम फुल्ली डिक्लेयर्ड वॉर इसीलिए नहीं कहते हैं, और इसीलिए इसका नाम है लिमिटेड वॉर। यानी कि ये एक तरीके से अनडिक्लेयर्ड वॉर है लेकिन अनडिक्लेयर्ड है। और मॉडर्न पीरियड में अगर हम बात करें तो बहुत सारे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे हुए हैं जिनको कि ना तो वॉर डिक्लेयर किया गया है और ना ही वॉर के रूल्स को फॉलो किया गया। यानी कि जितने भी रूल्स ऑफ वॉर बने हुए हैं कि हमें ये फॉलो करना है, सिविलियंस पे हमला नहीं करना है, या जो नॉन आर्म्स है या जो नॉन कॉम्बेटेंट्स हैं उन पे हमला नहीं करना है, ये सारे के सारे नियमों का पालन भी नहीं हुआ है। और ना ही अब तक ऐसा कोई
ऐसी कोई कंडीशन आई है कि हाँ वॉर को डिक्लेयर किया गया हो, हाँ ये वॉर की कंडीशन है। जैसे अगर हम बात करें कोरियन कॉन्फ्लिक्ट 1950 to 1953 में, जो फिर इंडो चाइना वॉर, ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे, ये ऐसे एक इवेंट्स थे जिनमें वॉर डिक्लेयर नहीं की गई थी, लेकिन वो पूरी की पूरी वॉर की कंडीशन थी। फिर हम बात करते हैं कॉन्गो कॉन्फ्लिक्ट की 1960, तो ये भी एक कंडीशन थी। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, ये भी क्या था, ये वॉर की कंडीशन तो थी लेकिन वॉर डिक्लेयर्ड नहीं थी। और इसमें क्या हुआ, ना तो इंटरनेशनल लॉ का कोई रूल फॉलो हुआ और ना ही जो हमने बात की डिक्लेरेशन की, ये वॉर डिक्लेयर हुई। तो ऐसे कई सारे इवेंट्स हुए जहाँ पे वॉर डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन सारे के सारे जो कंडीशंस होती हैं वॉर की, कि वॉर में क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो सारी कंडीशंस उसमें अप्लाई हुई। इसके बाद भी उसको अनडिक्लेयर्ड वॉर की श्रेणी में रखा गया, क्योंकि उसमें इंटरनेशनल लॉ का फॉलो नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि कौन कौन से इफ़ेक्ट्स होते हैं अगर कोई वॉर ब्रेक होती है, आउटब्रेक होती है कोई वॉर, तो उससे क्या क्या पड़ते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो जनरल इफेक्ट होते हैं, जैसे लड़ाई हुई तो कंट्रीज़ का लॉस होता है, इकोनॉमी लॉस होती है, और कुछ लोग पीपल का लॉस होता है। लेकिन जो हम अपने एम्प्लॉय करते हैं उसके अंदर बहुत सारे वेपन्स, इकोनॉमी और सिस्टम, ये सारे क्या हुए, जनरल इफेक्ट्स हो गए। लेकिन उसके अलावा हमें डिप्लोमेटिक एंड कंसुलर रिलेशंस, दो कंट्रीज़ के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे अभी हमने रिसेंटली देखा कि हमारे जो एम्बेसडर्स थे, हमने उन्हें पाकिस्तान से बुला लिया, फिर हमारी जो चाइना के साथ कुछ स्क्रिम्सेस हुई थी, तो उसके अंदर फिर डिप्लोमेटिक लेवल पे बात हो रही है, मिलिट्री लेवल पे बात हो रही है। तो ये सब क्या हुए, एक तरीके से ये सारे के सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं कि ये सब चीज़ें वॉर आउटब्रेक होते ही शुरू हो जाती हैं। फिर अगर वॉर एंड करना है तो ट्रीटीज़ होती हैं कि वॉर एंड करने के लिए कुछ ट्रीटीज़ की जाए, या फिर ऐसे ही कुछ समझौते किए जाए ताकि वॉर की कंडीशन दोबारा ना हो फ्यूचर में। और फिर उसके अलावा क्या होता है, ट्रेडिंग एंड इंटरकोर्स इन कॉमर्स, यानी कि सिंपल कि जो अब दो कंट्रीज में अगर कोई वॉर चल रही है, कोई सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका जो इकोनॉमिक एक्सचेंज है वो डिस्टर्ब होगा, यानी जो ट्रेड है वो डिस्टर्ब होगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट्स भी ऐसे ही हैं, एनिमी प्रॉपर्टी बदल जाती है हर कंट्री की, कि जैसे कुछ न्यूट्रल स्टेट्स होती हैं और वो वॉर में कैसे पार्टिसिपेट कर रही हैं, या अगर वो न्यूट्रल हैं तो क्या कम्प्लीटली न्यूट्रल हैं, या किसी को किसी एक को छुपे में सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब क्या हुआ, ये एक एनिमी प्रॉपर्टी। और वहीं उसके अलावा कॉम्बेटेंट्स एंड नॉन कॉम्बेटेंट्स, ये इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉम्बेटेंट जो वॉर में हिस्सा ले रहे हैं और नॉन कॉम्बेटेंट्स जो वॉर में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और दी गई है कि नॉन कॉम्बेटेंट्स दो टाइप के हैं, एक जो वॉर में हिस्सा नहीं ले रहे हैं लेकिन वॉर प्रिपरेशन में काम कर रहे हैं, तो वो भी कॉम्बेटेंट्स के अंदर काउंट होते हैं, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो। और कॉम्बेटेंट्स वो होते हैं जिनकी एक आइडेंटिटी हो, जिनके पास कोई एक बैज हो, किसी भी स्टेट का किसी एक टुकड़ी का बैज हो, उन्हें हम कॉम्बेटेंट में काउंट करते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं बेसिक इफेक्ट्स हैं, और मैंने आपको बता दिया कॉम्बेटेंट्स और नॉन कॉम्बेटेंट्स में डिफरेंस क्या होता है। तो ये रहा हमारा वॉर इन जनरल का कॉन्सेप्ट, जो कि इंटरनेशनल लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे फ्यूचर में हम ऐसे ही कुछ और पार्ट्स को लेकर आएंगे इंटरनेशनल लॉ के, और उसको हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि एरियल वॉरफेयर हो गया, लॉस कौन से हैं, लैंड वॉरफेयर के लॉस कौन से हैं, मैरीटाइम वॉरफेयर के लॉस कौन से हैं, कॉन्ट्राबैंड्स, एनिमी कैरेक्टर, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर मैं आऊँगा, डिस्कस करेंगे यहाँ पे बैठ के हम। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।